जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे सीज फायर की हलचल के बीच भारत पहुंच रहे यूक्रेनी विदेश मंत्री। आखिर क्या है अब प्लान, क्या है इनके भारत आने का मतलब दोस्तों, वहीं आपको बताएंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन पहुंचे भारत। प्रधानमंत्री मोदी जी से आज होगी मुलाकात। तो वहीं इस बार दूर होगी लड़ाकू विमानों की कमी। भारत ने आखिरकार ब्रह्मास्त्र विकसित कर ही लिया दोस्तों, जो दुश्मन देशों को मौत की नींद सुला देगा। जी हाँ, बताएंगे कौन सा है वो लड़ाकू विमान। तो वहीं एक तरफ भारत ने हासिल किया ब्रह्मास्त्र, तो दूसरी ओर चीन का लड़ाकू विमान J-15 हुआ क्रैश, मच गया बवाल। तो वहीं पहली बार इतने दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पाकिस्तान पर बड़ा वार, पाकिस्तान पर तीखा हमला किया है दोस्तों। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद के मुद्दे पर लिया आड़े हाथों। तो वहीं आजमगढ़ में सिर्फ कागजों पर चल रहे थे 219 मदरसे, संचालक हड़प गए, सरकार का पैसा। FIR हुआ दर्ज, मचा हड़कंप। तो वहीं एक से एक बड़ी आज आपको खबर बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत और भारत के सेनाओं का पुरजोर समर्थन करते और मानते हैं कि भारत को अब हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां सीज फायर की हलचल के बीच भारत पहुंच रहे यूक्रेनी विदेश मंत्री। आखिर अब क्या प्लान बन रहा बता दें। उधर पूरी दुनिया की निगाहें रशिया यूक्रेन युद्ध के सीज फायर को लेकर चल रही हलचल पर। इस युद्ध को समाप्त करने की कोशिशें दोनों तरफ तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कह दिया है कि वे अब इस मामले को ज्यादा नहीं खींचना चाह रहे हैं। यूक्रेन भी अमेरिका की शर्तों को मान गया है। इसी बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा सोमवार को भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान वे विदेश मंत्री जयशंकर जी से मुलाकात करेंगे और बहुत ज्यादा संभावना है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिल सकते हैं। जिनको नहीं पता बता दे, असल में यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा रायसीना डायलॉग में भाग लेंगे। ये 17 से 19 मार्च तक चलेगा। इस कार्यक्रम में अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड भी भाग लेंगी। वे रविवार को यानी कि कल भारत में खुफिया प्रमुखों के सम्मेलन में शामिल हुई। दोस्तों, भारत के लिए ये एक महत्वपूर्ण अवसर होगा, क्योंकि वो रशिया, यूक्रेन, अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ महीनों में भारत इन देशों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले साल जुलाई से अब तक यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। वाकई में दोस्तों, भारत पर भी बहुत बड़ा दबाव रहने वाला है। आपको बता दें, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भी 5 दिनों के भारत दौरे पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल ने उनका स्वागत किया और आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करेंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की पदभार संभालने के बाद ये पहली भारत की यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 5 दिन तक वो भारत में ही रहेंगे। पीएम लक्सन की यात्रा का उद्देश्य भारत और न्यूजीलैंड के बीच दीर्घकालिक संबंधों को मजबूत करना है और अलग अलग क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाना है। ऐसे में आप लोग दोस्तों इन अतिथियों को मोस्ट वेलकम टू इंडिया अवश्य कहिएगा कमेंट में। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, इस बार दूर होगी लड़ाकू विमानों की कमी। भारत ने आखिरकार ब्रह्मास्त्र विकसित कर ही लिया, जो दुश्मन देशों को मौत की नींद सुला देगा। जी हाँ, लड़ाकू विमानों की कमी को दूर करने के लिए भारतीय वायुसेना का दाव घातक है। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने हाल ही में सार्वजनिक रूप से कहा है कि भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमानों की संख्या तुरंत बढ़ाई जानी चाहिए। इस बार लड़ाकू विमानों की कमी को पूरा करने के लिए रक्षा अनुसंधान संगठन, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO ने कदम बढ़ाया है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि DRDO द्वारा विकसित एक विशेष प्रकार का किलर ड्रोन शक्तिशाली जेट विमानों का पूरक बनने जा रहा है। मानव रहित उड़ान बम वर्षक विमान के मॉडल पर आधारित इस विमान को DRDO की वैमानिक विकास एजेंसी यानी ADA द्वारा विकसित किया गया है। ये मानव रहित वाहन भाड़े के हमलों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तक दोनों क्षेत्रों में अपना करिश्मा दिखाएगा। वैज्ञानिक पहले ही हत्यारे के लघु संस्करण पर कई दौर के प्रयोग कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक हत्यारा इन परीक्षणों में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हो गया। DRDO का दावा है कि ये मानव रहित हवाई वाहन मिसाइलों और बमों दोनों ले जाकर दुश्मन के ठिकानों पर शक्तिशाली हमले करने में सक्षम होगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर बता दें, ताइवान सीमा के पास हुआ सबसे बड़ा हादसा। चीन का लड़ाकू विमान J-15 हुआ क्रैश, जिसने मचा दिया हड़कंप। दोस्तों, चीन का एक लड़ाकू विमान J-15 प्रशिक्षण के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसने तहलका मचा दिया पूरे चाइना में। यह हादसा ताइवान की सीमा के पास हुआ। हालांकि पायलट पैराशूट के जरिए सुरक्षित इजैक्यूएट में सफल रहा, यानी कि सुरक्षित बचने में सफल रहा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा
रहा है, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से विमान ने उड़ान भरी और कुछ देर पर वो हादसे का शिकार हो गया। शिन्हुआ समाचार एजेंसी के मुताबिक ये दुर्घटना चाइना के सुदूर दक्षिणी द्वीप प्रांत हैनान के एक कस्बे के पास हुई, जहां अनेक वायुसेना और नौसेना अड्डे, रडार स्टेशन और अन्य सैन्य अवसंरचनाएं स्थापित है। इस सैन्य अवसंरचना का उद्देश्य विशाल रणनीतिक दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावे को पुष्ट करना है। हालांकि हादसे की क्या रही वजह ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इस घटना ने चाइना में हड़कंप मचाकर रख दिया है। और जहां चाइना बड़े बड़े दावे करता है कि उसका डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत है और हथियार प्रणाली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन सब की अब पोल खुलती नजर आ रही है। ऐसे में हम एक ही बात कहेंगे, चाइना का माल चाइना का ही होता है। शायद आप समझ गए होंगे। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, भारत को हिंद महासागर में बहुत बड़ी टेंशन दे दिया चाइना और पाकिस्तान ने लॉन्च कर दी हंगोर क्लास की पनडुब्बी। दोस्तों, पाकिस्तानी नौसेना ने अपनी समुद्री रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए चाइना में बनी हंगोर क्लास पनडुब्बी को लॉन्च किया है। आधिकारिक बयान के मुताबिक शनिवार को चाइना के वुहान शहर में पाकिस्तान की दूसरी हंगोर क्लास पनडुब्बी PNSM शुशुक को लॉन्च किया गया। ये पनडुब्बी चीन द्वारा निर्मित की गई है और अब पाकिस्तान को सौंपी गई है। गौरतलब है कि हंगोर क्लास पनडुब्बी का सौदा साल 2015 में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की इस्लामाबाद यात्रा के दौरान हुआ था। उस समय पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय और चाइना शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंटरनेशनल कंपनी के बीच 8 पनडुब्बियों के निर्माण का समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने तय किया था कि 4 पनडुब्बियों का निर्माण चाइना में किया जाएगा, जबकि बाकी 4 पनडुब्बियां टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत पाकिस्तान में कराची शिपयार्ड और इंजीनियरिंग वर्क्स में बनाई जाएंगी। वुहान में आयोजित इस लॉन्च कार्यक्रम में पाकिस्तान नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख ओवैस अहमद बिलग्रामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। हालांकि दोस्तों, अगर एक्सपर्टों की राय ले इस मामले में, तो भले ही हंगोर पनडुब्बी चाइना ने पाकिस्तान के लिए बना दी हो, लेकिन इससे भारत को खतरा नहीं होने वाला। भारत अतीत में भी पाकिस्तान को पटकनी देता रहा है और सैन्य ताकत के मामले में भारत पाकिस्तान से कहीं आगे है। भारत के पास राफेल जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स हैं और INS अरिघात जैसी परमाणु ऊर्जा वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। ये सभी पाकिस्तान जैसे देशों की को जरूरत पड़ने पर पराजित करने में काफी अहम रोल निभा सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी का पाकिस्तान पर पहली बार बड़ा तीखा हमला। कहा, आतंकवाद की जड़ें अब दुनिया से छिपी नहीं है, हर बार पाकिस्तान ने किया है भारत के साथ विश्वासघात। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को कहा कि भारत की तरफ से शांति के हर प्रयास का जवाब पाकिस्तान ने शत्रुता और विश्वासघात से दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि उससे सद्बुद्धि आएगी और वो शांति का मार्ग अपनाएगा। लेक्स फ्रीडमैन के साथ एक पॉडकास्ट में उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय वैदिक संतों और स्वामी विवेकानंद ने जो भी कुछ सिखाया है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वही यानी RSS भी वही सिखाता है। PM मोदी जी ने कहा कि मैंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान को आमंत्रित किया था, लेकिन शांति के हर प्रयास का जवाब शत्रुता और विश्वासघात से मिला। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान को सद्बुद्धि आएगी और वो शांति का मार्ग अपनाएगा। मोदी जी ने कहा कि उनका मानना है कि पाकिस्तान के लोग भी शांति चाहते हैं, क्योंकि वे भी संघर्ष, अशांति और निरंतर आतंक में रहते हुए थक गए होंगे, जहां मासूम बच्चे भी मारे जाते हैं और अनगिनत जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने का उनका पहला प्रयास सद्भावना का संकेत था। उन्होंने कहा, यह कूटनीतिक कदम था जो दशकों में नहीं देखा गया। जिन लोगों ने कभी विदेश नीति के प्रति मेरे दृष्टिकोण पर सवाल उठाया था, वे उस समय अचंभित रह गए जब उन्हें पता चला कि मैंने दक्षेश देशों के सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को आमंत्रित किया और हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने स्मरण में उस ऐतिहासिक भाव को खूबसूरती से कैद किया है। मोदी जी ने कहा कि यह इस बात का प्रमाण है कि भारत की विदेश नीति कितनी स्पष्ट और आश्वस्त हो गई है। उन्होंने कहा कि 2014 में जब मैं पहली बार प्रधानमंत्री बना था, मैंने सबसे पहले शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इनवाइट किया था ताकि हमारे रिश्ते मधुर हो सके। अगर पाकिस्तान चाहे तो भारत के साथ में बेहतर संबंध बन सकते थे, लेकिन पाकिस्तान ने तब भी हमारे साथ दुश्मनी चाहिए और आज भी दुश्मनी खैर कर ही रहा है। बहरहाल दोस्तों, PM नरेंद्र मोदी जी ने इतने दिनों में पहली बार पाकिस्तान पर खुलकर वार करते हुए तगड़ा जवाब दिया है। आपकी क्या है इस मुद्दे पर राय दोस्तों? लेकिन आपको बता दें इसी से जुड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप पर क्या कहा PM मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और उनके बीच परस्पर विश्वास का रिश्ता है। वे बेहतर तरीके से एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, क्योंकि वे हर चीज से ऊपर अपने राष्ट्रीय हितों को रखने में विश्वास करते हैं। लेक्स फ्रीडमैन के साथ पॉडकास्ट में PM मोदी जी ने ट्रंप की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक साहसी व्यक्ति बताया, जिसने अपने फैसले खुद किए और जो अमेरिका के प्रति अटूट रूप से समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका यह समर्पण उस वक्त भी दिखा जब पिछले साल चुनाव प्रचार के दौरान एक बंदूकधारी ने उन्हें
ने गोली मारी थी। दोस्तों ये तो रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रिएक्शन वर्ल्ड के देशों और वर्ल्ड के नेताओं पर। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू लेने वाला लेक्स फ्रीडमैन ने प्रधानमंत्री से बातचीत से पहले रखा था 45 घंटे का उपवास। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। कंप्यूटर वैज्ञानिक और पॉडकास्ट होस्ट लेक्स फ्रीडमैन ने हाल ही में भारत में बिताए अपने कुछ हफ्तों को जादुई अनुभव बताया। उन्होंने अपने पॉडकास्ट के एक एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के अनुभवों पर विस्तार से चर्चा की। पॉडकास्ट होस्ट फ्रीडमैन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ इंटरव्यू से पहले 45 घंटों का उपवास रखने का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वो सिर्फ पानी पी रहे थे और कोई खाना नहीं खा रहे थे ताकि वो सही मानसिकता के साथ आ सकें और एक आध्यात्मिक स्तर पर इस बातचीत में हिस्सा ले सकें। उन्होंने ये भी बताया कि वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कई बार उपवास रखते हैं, इसीलिए वो उनके उपवास के बारे में अनुभव करके पूछना चाहते थे। वाकई में दोस्तों, पॉडकास्टर हो तो इस तरह का जो पॉडकास्ट पर आने वाले व्यक्ति और महानुभाव की तरह पहले कार्य करें, उस चीज को फील करे, एक्सपीरियंस करे, उसके बाद इंटरव्यू ले। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में लेक्स फ्रीडमैन को थैंक यू आप लोग जरूर कहिएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, बांग्लादेश में 20 छात्रों को होगी फांसी, हाईकोर्ट ने बरकरार रखी सजाए मौत। शेख हसीना की पार्टी से रहा है इनका संबंध। जी हाँ, बांग्लादेश में हत्या के मामले में 20 छात्रों को मौत की सजा को ढाका हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। इन छात्रों को साल 2019 में अपने साथी छात्र अबरार फहद की पीट कर हत्या करने में सजा हुई है। फहद ने उस समय की शेख हसीना सरकार के खिलाफ फेसबुक पोस्ट की थी। इस पर शेख हसीना के अवामी लीग के छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने फहद को पीट कर मार डाला था। इस केस में निचली अदालत ने 2021 में आरोपी छात्रों को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई थी। अब हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा है। 20 छात्रों को मौत की सजा के अलावा 5 अन्य छात्रों को उम्र कैद की सजा भी कोर्ट ने बरकरार रखी है। फहद के परिवार ने फैसले पर संतोष जताया, तो वहीं दूसरी ओर बचाव पक्ष के वकील ने कहा है कि वे ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। अगली खबर बता दें, बलूच लिबरेशन आर्मी के पास इतने ज्यादा हमलावर। दोस्तों, मंत्री के दावे से पाकिस्तान में मच गया हड़कंप। क्या वाकई में पाकिस्तान से टूटने वाला है बलूचिस्तान? बता दें, पाकिस्तान के एक सांसद ने देश की संसद में दावा किया है कि बलूच लिबरेशन आर्मी के पास इतने आत्मघाती हमलावर हैं कि फिलहाल उसने नई भर्तियों को रोक दी है। मंत्री के दावे के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान की नेशनल पार्टी के एक सांसद फुलैन बलूच ने दावा किया है कि बलूच लिबरेशन आर्मी में संभावित आत्मघाती हमलावरों की इतनी ज्यादा हो चुकी है, तादाद इतनी ज्यादा हो चुकी है कि उसने आगे की भर्ती को फिलहाल रोक लगा दी है। ये बताता है कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने कैसे पाकिस्तान के लिए नाक में दम कर दिया है और पाकिस्तान में आगे कितने धमाके होने वाले हैं। नेशनल असेंबली में बोलते हुए सांसद फुलैन बलूच ने चेतावनी दी है कि बलूचिस्तान में सुरक्षा की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि निर्वाचित प्रतिनिधि अब अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सुरक्षित रूप से नहीं जा सकते। बलूच ने देश की संसद में बोलते हुए कहा कि स्थानीय प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने और क्षेत्र के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को हल करने के लिए वास्तविक चुनाव करवाना काफी ज्यादा जरूरी है। अगली खबर आपको बताते इसी से जुड़ी, जहां AK-47 नहीं गांधी के रास्ते पर चल रही है बलोच की शेरनी। पाकिस्तानी सेना के सामने चट्टान की तरह खड़ी है मेहरंग बलोच। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान का बलूचिस्तान लंबे समय से अशांति का शिकार है। बलूचिस्तान में दशकों से सरकार के खिलाफ आवाजें उठती रही हैं। हाल के दिनों में बलूच लिबरेशन फोर्सेस ने पाकिस्तान फौज पर एक के बाद एक हमले करके अपना संघर्ष तेज कर दिया है। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक करने का मामला तो दुनिया भर में चर्चा में है। बलूचिस्तान में एक तरफ BLA जैसे गुट हैं जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह में विश्वास करते हैं, वहीं एक बड़ी फहरिस्त ऐसे लोगों की भी है जो पाकिस्तानी सरकार और सेना की बलूचिस्तान में जातियों का जवाब गांधीवादी तरीके से देने में भरोसा रखते हैं। ऐसा ही एक नाम 32 साल की मेहरंग बलोच का है। मेहरंग बलोच लंबे समय से अहिंसक आंदोलनों के जरिए बलूच लोगों के हकों की लड़ाई लड़ रही है। वो अहिंसा की ओर बढ़ती नजर आ रही है। बलूचिस्तान में बढ़ती उग्रवाद और सेना की कार्रवाइयों के बीच BYC बोले तो बलूच एक जहती कमेटी की नेता डॉक्टर मेहरंग बलोच पाकिस्तान सरकार के खिलाफ अहिंसक प्रदर्शन कर रही हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बलूच लोगों के अपहरण, यातना और हत्या का आरोप लगता रहा है। अगली और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर ट्रंप सरकार के फैसले से मच गया हड़कंप कि अमेरिका में 1000 से अधिक पत्रकारों को की नौकरी पर लटकी है तलवार। दोस्तों, ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में कई सरकारी वित्त पोषित मीडिया संगठनों में बड़ी कटौती की है। इसके विरोध में वॉइस ऑफ अमेरिका बोले तो VOA के सभी कर्मचारी प्रशासनिक अवकाश पर चले गए हैं। ये कदम राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा US एजेंसी फॉर ग्लोबल मीडिया के तहत एजेंसियों के संचालन में कटौती के आदेश के बाद आया है। कांग्रेस द्वारा इसके नवीनतम फंडिंग बिल को मंजूरी देने के बाद की गई आर्थिक कटौती ने रेडियो फ्री यूरोप या रेडियो लिबर्टी, रेडियो फ्री एशिया और रेडियो मार्टी को भी प्रभावित किया है। ये चाइना द्वारा रशिया और क्यूबा जैसे देशों को स्वतंत्र समाचार प्रदान करते हैं। उन्होंने बताया कि 1300
200 से अधिक पत्रकारों, निर्माताओं और सहायक कर्मचारियों को छुट्टी पर रखा गया। उन्होंने कहा है कि VOA अमेरिका की कहानी बताकर और विशेष रूप से अत्याचार के तहत रहने वाले लोगों के लिए संतुलित समाचार और जानकारी प्रदान करके दुनिया भर में स्वतंत्रता और लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। माइकल ने आगे कहा कि उनमें से कई लोग सत्तावादी देशों से अमेरिका आए थे, जहां वे स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करने में सक्षम नहीं थे। अगली खबर की बात करते हैं, जहां नहीं पहना हिजाब तो होगी सजा, महिलाओं पर ड्रोन से नजर रख रहा ईरान। दोस्तों, ईरान में महिलाओं के लिए अनिवार्य हिजाब कानून को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार ने ड्रोन चेहरे की पहचान प्रणाली यानी फेशियल रिकॉग्निशन और नागरिकों की रिपोर्टिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये जानकारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान सरकार एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रही है जिसका नाम नाजर है, जिसके जरिए नागरिक और पुलिस हिजाब नियमों का उल्लंघन करने वाली महिलाओं की रिपोर्ट कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के माध्यम से लोग किसी वाहन का नंबर, स्थान और समय अपलोड कर सकते हैं जिसमें कोई महिला बिना हिजाब के दिखाई देती हो। इसके बाद ये एप्लीकेशन वाहन को ऑनलाइन फ्लैग करके पुलिस को अलर्ट भेजती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्लीकेशन के जरिए वाहन मालिक को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा जाता है जिसमें उन्हें सूचित किया जाता है कि उनके वाहन में हिजाब नियम का उल्लंघन हुआ है। यदि वे इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं तो उनका वाहन जब्त किया जा सकता है। सितंबर 2024 में इस एप्लीकेशन का दायरा बढ़ाकर एम्बुलेंस, टैक्सी और सार्वजनिक परिवहन तक कर दिया गया है। वाकई में दोस्तों, जो देश विकास को ना देखकर, डेवलपमेंट को ना देखकर अपने लोगों पर ही ध्यान लगा रही है, आप इससे समझ सकते हैं कि ईरान आगे नहीं बढ़ रहा है। यही सबसे बड़ा कारण है। और आज भी वो परमाणुओं की संख्या नहीं बढ़ा पा रहा है। यही सबसे बड़ी वजह है कि वो अपने ही नियमों से ऊपर नहीं आ पा रहा है। जी हां, साथ ही साथ आपको बता दें, इजराइल में अंदरूनी विवाद गहराया। आंतरिक सुरक्षा सेवा के प्रमुख को हटाने की तैयारी में पीएम नेतन्याहू। जी हां, गाजा क्षेत्र में इजराइल और हमास के बीच दूसरे चरण के युद्ध विराम समझौता लागू किए जाने को लेकर प्रयास लगातार जारी है। हमास ने अमेरिका के इस नए प्रस्ताव को मानने से ही मना कर दिया है। फिलहाल इजराइल में अंदरूनी तनाव बना हुआ है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि वो इस हफ्ते शिन बेट आंतरिक सुरक्षा सेवा के डायरेक्टर को बर्खास्त करने के लिए वोट कराएंगे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कल रविवार को कहा कि शिन बेट आंतरिक सुरक्षा सेवा यानी शिन बेट इंटरनल सिक्योरिटी सर्विस के डायरेक्टर रोनेन बार को बर्खास्त करने के लिए सरकार के समक्ष वोटिंग प्रस्ताव लेकर आएंगे। उन्होंने अपने फैसले को लेकर कहा कि रोनेन बार के साथ उनका निरंतर अविश्वास रहा है। पीएम नेतन्याहू यह फैसला उन लोगों के बीच बढ़ती तीखे विवाद के बाद लिया है जो मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित थे कि 7 अक्टूबर 2023 को गाजा क्षेत्र में युद्ध को भड़काने वाले हमास हमले की जिम्मेदारी किसकी है। साथ ही साथ आपको बता दें, आजमगढ़ में मदरसों को लेकर बड़ी खबर। सिर्फ कागजों पर चल रहे थे 219 मदरसे, संचालक हड़प गए, सरकार का फैसला हुआ FIR दर्ज। जी हां, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में जांच के दौरान 219 मदरसे सिर्फ कागजों पर चलते पाए जाने के बाद जिले के विभिन्न थानों में धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने रविवार को बताया कि आर्थिक अपराध शाखा की जांच में पता चला था कि 219 मदरसे सिर्फ कागजों पर चल रहे थे और उनका कोई अस्तित्व नहीं है। EOW की शिकायत के बाद जिले के 22 थानों में कुल 219 मदरसा संचालकों के खिलाफ धोखाधड़ी तथा अन्य कई आरोपों में मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मदरसा पोर्टल पर ऑनलाइन डेटा एंट्री के दौरान पाई गई विसंगतियों के आधार पर की गई जांच में शुरू में अनियमितताओं वाले 313 मदरसों की पहचान की गई थी। सरकार से साल 2017 में की गई शिकायत के बाद हुई SIT जांच में यह भी पता चला कि इनमें से 219 मदरसे पूरी तरह से अस्तित्वहीन है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले की जांच EOW के माध्यम से की गई थी। इसमें पाया गया है कि इन मदरसों के प्रबंधन ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विभिन्न मदों में सरकारी धन प्राप्त किया था। अगली खबर बता दें, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 70 नए जिलाध्यक्षों का किया ऐलान, जिसमें सवर्णों का रहा बोलबाला, OBC चेहरों को भी तरजीह दी गई। जी हां, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अभी 2 साल बाकी है, लेकिन सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने 2027 के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दिया। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के 70 जिलों में बीजेपी ने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति भी कर दी है। बीजेपी जिलाध्यक्षों की जो नई सूची जारी की गई है उसमें सवर्णों का बोलबाला नजर आ रहा है। लगभग 55% से ज्यादा सवर्ण जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि लगभग 35% OBC और 10% दलित नेताओं का नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सांसद और बीजेपी यूपी के प्रभारी महेंद्र नाथ पांडे ने नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर कहा कि अभी 28 जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष बनाए जाने बाकी है। जी हां, साथ ही साथ बता दें, योगी जी ने ममता बनर्जी को दिया करारा जवाब। कहा, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहने वाले होली पर उपद्रव रोकने में रहे नाकाम। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने रविवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके मृत्यु कुंभ वाले बयान पर करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग होली के दौरान उपद्रव को नियंत्रित करने में असमर्थ रहे, उन्होंने प्रयागराज के महाकुंभ
महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा था। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, महाराष्ट्र में फिर चुनाव। जी हां, बीजेपी ने उतार दिए 3 कैंडिडेट। शिंदे पवार में मंथन जारी। दोस्तों, बीजेपी ने महाराष्ट्र विधान परिषद की 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। ये चुनाव 27 मार्च को होंगे। उपचुनाव की आवश्यकता विधानसभा चुनाव 2024 में 5 विधान पार्षदों के जीतने के कारण पड़ी। इनमें 3 बीजेपी के, जबकि एक शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के थे। ये सभी दल राज्य की सत्तारूढ़ महायुति सरकार का हिस्सा हैं। बीजेपी ने नागपुर के पूर्व महापौर और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी संदीप जोशी, प्रदेश बीजेपी के महासचिव संजय केनेकर और पूर्व विधायक दादा राव केचे को उम्मीदवार बनाया है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, औरंगजेब की कब्र हटाने से नहीं होगा कोई फायदा। महाराष्ट्र में मचे घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री ने क्यों कही ये बात? दरअसल महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। इस घमासान को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि छत्रपति संभाजीनगर जिले में मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग का विरोध करते हुए कहा कि ऐसे कदम से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इस मामले का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। कुछ दक्षिणपंथी संगठनों ने छत्रपति संभाजीनगर के खुल्लाबाद में स्थित औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की है। इस मुद्दे पर दोस्तों आप लोग क्या अपनी राय देना चाहेंगे? कमेंट अवश्य करिएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, योगी सरकार का महत्वपूर्ण कदम, यूपी की गौशालाएं होंगी आत्मनिर्भर। गाय के गोबर मूत्र का इस खास योजना के तहत होगा इस्तेमाल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों के लिए गाय के गोबर और मूत्र का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश की गौशालाएं पर्यावरण के अनुकूल खेती को बढ़ावा देंगी, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाएंगी और किसानों के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी होंगी। पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने न्यूज एजेंसी से कहा कि हम गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर स्तर पर काम कर रहे हैं। इसी बीच दोस्तों, ये थे की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और लगे हाथ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।